गुड आफ्टरनून बच्चों। आप सभी का आचार्य शतासी शिक्षा संस्थान के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। उसमें हमने आपको जितनी स्टेज होती हैं, चारों स्टेज में गर्भावस्था पढ़ा दिया। 5 स्टेज होती हैं: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, हमने आपको गर्भावस्था यानी गर्भावस्था गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था को पढ़ा दिए हैं, और शैशवावस्था 0 से लेकर के 6 साल तक की अवस्था पढ़ा दिए हैं, और बाल्यावस्था भी पढ़ चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था 12 से लेकर के 12 के लास्ट या 13 के स्टार्टिंग से लेकर के 12 से लेकर के 18 के लास्ट या 19 से स्टार्टिंग तक की अवस्था होती है। इसे 13 से 19 भी कह सकते हैं, इसे 13 से 19 भी कह सकते हैं, 12 से 18 भी कह सकते हैं। ठीक है ना, 12 से 18 या 19 की, तो मान के चलिए ये 12 से लेकर के 18 या 19 तक की अवस्था होती है। ठीक है, अब क्योंकि 13 से 19 भी कहते हैं, 12 से 18 भी कहते हैं, तो इसकी जो मेन अवस्था होती है 12 से लेकर 18 साल या 13 से लेकर 19 साल तक की अवस्था मान के चलिए। ठीक है, सबसे पहले किशोरावस्था पे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो कुछ स्टेटमेंट दिया है एज ए डेफिनेशन, हम आपको उसे बताते हैं। देखिए, सबसे प्रमुख स्टैनले हॉल मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने किशोरावस्था को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और स्टैनले हॉल को हम बाल मनोविज्ञान के जनक भी कहते हैं। ठीक है, और इनकी ये जो डेफिनेशन है टेट के एग्जाम से लेकर के अदर एग्जाम में आपके कई बार आ चुकी है। ठीक है, देखिए 2011 में टेट के एग्जाम में भी यही आई थी, हूबहू यही डेफिनेशन आई थी। प्रबल तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है किशोरावस्था। एक प्रबल तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, किसने कहा था? ठीक है, तो लेके बताए हैं। देखिए, किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है, ऐसा स्टैनले हॉल ने कहा था। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि किशोरों की जो एज होती है उस एज में उनके पास बहुत सी उलझने होती हैं, जैसे वो कैसे दिखेंगे, उनकी हाइट कितनी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, उनका फेस अपीयरेंस कैसे होगा, उनका फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा, उनको उनकी पढ़ाई लिखाई, क्योंकि ये एक पढ़ाई लिखाई की मैच्योरिटी की एज होती है। आप कक्षा 12 में होते हैं, 12 पास करके आप नए नए कौन से कोर्स करना है, कौन सा आपका फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगा, तो ये सब क्या है, ये प्रेशर की अवस्था, दबाव की भी अवस्था होती है। इस तरीके का वो द्वंद्व में भी चलते हैं, तनाव की अवस्था भी होती है, और ये तूफान भी उनके दिमाग में चलता रहता है, कुछ नया करना चाहिए, कुछ बेहतर करना चाहिए। तो ये इसलिए ये किस चीज की और संघर्ष की अवस्था होती है, क्यों? क्योंकि वो भविष्य के लिए संघर्ष करते रहते हैं, फ्यूचर उनका ब्राइट हो इसके लिए संघर्ष, इसके लिए वो स्ट्रगल करते रहते हैं, स्ट्रगलर होते हैं। तो क्या है किशोरावस्था? प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। ये डेफिनेशन उनकी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा और ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला स्टैनले हॉल ने एक डेफिनेशन और दी है। क्या दी है? किशोरावस्था में जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है वो अचानक होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा तीव्र गति से विकास होता है शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था में विकास थोड़ा मंद हो जाता है, देन क्योंकि वो शैशवावस्था के विकास की मैच्योरिटी प्रदर्शित करता है, फिर किशोरावस्था में भी शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, क्योंकि मानसिक परिपक्वता आने के कारण मानसिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है, और बच्चे समाज में निकलते हैं। अब बच्चे अपने दोस्त बनाते हैं, स्थायी मित्रता करते हैं, इसलिए उनका सामाजिक विकास भी बहुत ही तीव्र गति से होता है और अचानक से होता है। इसे क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मित्रता का चयन वो करते हैं बाल्यावस्था में, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन उनकी मित्रता स्थायी नहीं होती है। फर्स्ट क्लास में एक दोस्त है, सेकंड में दूसरा दोस्त है, या फर्स्ट क्लास में पढ़ते पढ़ते 2 महीने एक दोस्त है, अगले दूसरा, या फिर जो आपकी सीट के बगल बैठा वो आपका पक्का दोस्त है, फिर अगले दिन कोई दूसरा आपकी सीट के बगल है वो आपका पक्का दोस्त है। तो क्या है, वो मित्रता का चयन करते हैं लेकिन मित्रता उनकी स्थायी नहीं होती। और किशोरावस्था में एकदम ऐसी वाली मित्रता होती है जो जीवन पर्यंत चलती है, एक दूसरे के लिए जान देने वाली मित्रता हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? ये उसीलिए इसको सामाजिक कहते हैं। उसके लिए लड़ने मरने, घर से झूठ बोलने, सब चीज से बच्चा तैयार हो जाता है। तो क्या है, किशोरावस्था में जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है वो अचानक से होता है। किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। ठीक है, अगला देखिए, जीवन का सबसे कठिन काल है किशोरावस्था, जीवन का सबसे कठिन काल है, किसने कहा था? किलपैट्री
किलपैट्रिक ने ही बाल्यावस्था को सामाजिक प्रतिद्वंदता की अवस्था कही थी, और किलपैट्रिक ने ही किशोरावस्था को सबसे कठिन काल कहा है। क्यों कहा है कठिन काल? क्योंकि इसे हम कहते हैं ये एक संधि काल है। संधि काल का मतलब क्या होता है? जब तक बालक छोटा होता है उसको पढ़ाई का कोई बोझ नहीं होता, पढ़ लिया, मम्मी जबरदस्ती की तो पढ़ लिया, पापा जबरदस्ती के लिए पढ़ लिया 5 में 6 में, लेकिन इंटर के बाद से वो बच्चे को खुद अपने फ्यूचर के लिए दिक्कत होने लगती है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है कि उसका कोई ना कोई आदर्श बन जाता है, आइडियल बन जाता है, उसकी तरह बनने का प्रयास करता है। ठीक है, तो क्या है, बहुत कठिन काल है क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उसे बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है। ठीक है, समटाइम क्या होता है, अपना प्रॉपर गोल अचीव ना करने के कारण वो बच्चा अवसाद में भी चला जाता है, प्रॉब्लम भी आ जाती है। ठीक है, तो इससे क्या है, किशोरावस्था जीवन का एक कठिन काल है। फिर क्या है, फिर वैलेंटाइन ने कहा है किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। ठीक है, अपराध की नाजुक अवस्था है इसलिए है क्योंकि किशोरावस्था में बालक कभी कभी उनका संवेगात्मक विकास इतनी तीव्रता से होता है कि उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग अगर काम ना हो तो उन्हें गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है, और वो क्रोध उनका क्षणिक नहीं होता है। जैसे शैशवावस्था में क्रोध क्षणिक होता था, शैशवावस्था में जो संवेगात्मक परिवर्तन होते थे वो क्षणिक होते थे। ठीक है, और वो जन्मजात होते थे, और बाल्यावस्था में अपने संवेग पे वो नियंत्रण करना सीख जाते थे। ठीक है, कि हमें क्रोध तो आ रहा, हमें चीज तो चाहिए, लेकिन पापा मारेंगे इससे, पापा डांटेंगे इसलिए पापा का डर रहता था। किशोरावस्था में सम टाइम ये डर चला भी जाता है तो क्या है, तो बच्चा वो अपराध भी उतर आता है। क्या, अपराध की एक नाजुक अवस्था, ऐसा किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था। व्यक्तिगत एवं किशोरावस्था, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता, किशोरावस्था की प्रमुख मित्रता विशेषता मैंने आपसे बताया। इस किशोरों में ऐसी फ्रेंडशिप होती है कि वो फ्रेंडशिप जीवन पर्यंत चलती है, और वो एक दूसरे के लिए जय वीरू जैसे टाइप के हो जाते हैं, जान देने के लिए, मारने के लिए, मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या आता है, किशोरावस्था एक घनिष्ठ मित्रता की प्रमुख अवस्था है, प्रमुख विशेषता है। घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। आपने सुना होगा जय वीरू की मित्रता, या फिर बहुत सारे ऐसे ही मित्र हैं जिनके बारे में आप बहुत फेमस हो जाते हैं, वो दोनों पक्के वाले दोस्त रहते हैं, घनिष्ठ वाले दोस्त रहते हैं। वही चीज यहाँ किशोरावस्था के लोगों में होती है। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन है, इसको हम हट जा रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं, हम आगे चलते हैं। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं किशोरावस्था को और हम कई सारे उपनाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, किशोरावस्था को इंग्लिश में कहते हैं एडोलसेंस। क्या कहते हैं? एडोलसेंस। और देखिए, किशोरावस्था की जो इंग्लिश होती है वो होती है एडोलसेंस। ठीक है, SENCES। ठीक है, एडोलसेंस ये है इसकी इंग्लिश। और ये इंग्लिश के एक लैटिन लैंग्वेज, लैटिन, ग्रीक और लैटिन में अंतर होता है, जान लीजिए। ये एक लैटिन लैंग्वेज एडोल स्केयर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एडोल स्केयर। एडोल स्केयर का मतलब होता है परिपक्वता की ओर ले जाना। ठीक है, किशोरावस्था में वो है जो उसे, किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जो किसी भी व्यक्ति को किस तरफ ले जाए, मैच्योरिटी की ओर ले जाए या परिपक्वता की ओर ले जाए, यानी टू बी मैच्योर। एडोल स्केयर का मतलब होता है टू बी मैच्योर। ये किस लैंग्वेज का शब्द है? ये है लैटिन लैंग्वेज का। ठीक है, और इसकी इंग्लिश क्या होती है? एडोलसेंस होती है। ठीक है, तो इसकी आज हम आपको उपनाम से जानेंगे। मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाता है एडोल स्केयर किस लैंग्वेज का शब्द है? लैटिन लैंग्वेज का। इसका अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर ले जाना इसका अर्थ होता है। इसके हम कई सारे उपनाम जानेंगे। ठीक है, जैसे हमने आपको शैशवावस्था के उपनाम बताया था, हमने आपको बाल्यावस्था के उपनाम बताया था, ठीक वैसे ही आज हम आपको किशोरावस्था के उपनाम बताएंगे। सबसे पहले इसको कहते हैं उलझन की अवस्था। उलझन की अवस्था। और ये उलझन की अवस्था इसे क्यों कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि इसे उलझन की अवस्था इसलिए कहते हैं कि इसमें बालक का नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, भाषाई सब विकास होता रहता है और वो उलझन में रहते हैं कि उनका समस्त विकास ठीक से होगा कि नहीं होगा। इसे वो खुद बच्चे उलझन में रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? उलझन की अवस्था कहा जाता है। दूसरी चीज, इसको हम दुखी अवस्था भी कहते हैं।
दुखी अवस्था किशोरावस्था ही होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चा भविष्य के भय को लेकर के दुखी रहता है, ठीक है, क्योंकि उसको भविष्य की चिंता रहती है, भविष्य का भय रहता है, इसलिए इसको हम दुखी अवस्था कहते हैं। भविष्य में कि वो फ्यूचर में अच्छा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, जो चाहता है वो बन पाएगा नहीं बन पाएगा, मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, इससे बच्चा बहुत ज्यादा दुखी रहता है। क्यों दुखी रहता है? क्योंकि इसको क्या होता है, इसको अपने भविष्य का भय होता है, ठीक है ना, कि भविष्य में उसको जैसा करना है वैसा करता है कि नहीं करता है। अगला क्या है, इसे कहते हैं सामाजिक परिवर्तन की अवस्था, सामाजिक थोड़ी संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, ठीक है ना। सामाजिक विकास बहुत अच्छा होता है, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। मैंने आपको ये बताया कि इस अवस्था में संवेगात्मक परिवर्तन बहुत ही तीव्र गति से होता है, क्योंकि बच्चों में बहुत जल्दी संवेग उत्पन्न होता है, और ऐसा क्या होता है, इसके फलस्वरूप उनका व्यवहारिक परिवर्तन बहुत शीघ्रता से होता है। व्यवहारिक परिवर्तन, जैसे कि आपके साथ बच्चा बैठा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा छोटा है, शैशवावस्था में है, उससे कोई चीज तुम छीन लिए तो क्या होगा, अगर उससे आप कोई चीज छीन लेते हैं तो रोएगा, रो करके चीज पाने का प्रयास करेगा। वो बाल्यावस्था में है, उससे आप कोई चीज छीन लेंगे तो छीनने के बाद वो थोड़ी देर दुखी हो जाएगा, फिर वो चीज भूल भी जाएगा, क्योंकि अपने संवेगों पे नियंत्रण करता है बाल्यावस्था में। वो लेगा, जैसे पापा ही हैं, जो कोई भी है, आपका फोन छीन लिया, बच्चा छोटा बच्चा है, फोन से खेल रहा है, फोन छीन तो रोएगा, रो के फोन प्राप्त करने की कोशिश करेगा। वही बच्चा बाल्यावस्था में होगा, मान लीजिए फोन उठाया, फोन से वो कार्टून वगैरह देखा, कुछ भी देख रहा है, आपने उसका फोन छीन लिया तो चुपचाप अपनी कॉपी किताब उठा के बैठ जाए, थोड़ा सा बस दुखी होगा बस, और बाकी कुछ नहीं करेगा। लेकिन किशोरावस्था में किसी किशोर को अगर आपका ही फोन आपके घर वाले छीन लेते हैं, किसी किशोर से आपका फोन छीन लिया गया, तो क्या करेगा, उस फोन को पुनः छीनने का प्रयास करेगा, कैसे भी। इसके द्वारा उसका व्यवहारिक परिवर्तन हो सकता है। अगर वो मम्मी पापा छीने हो तो ठीक है, वो लैंग्वेज में प्रदर्शित हो, अगर बड़ा भाई बहन छीना हो तो भी लैंग्वेज प्रदर्शित हो, क्योंकि वो कैसे हैं, वो उसके रिस्पेक्टेड पर्सन है। छोटा भाई बहन छीना हो सकता है उसके व्यवहारिक परिवर्तन मारपीट में प्रदर्शित हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बसंत ऋतु भी कहते हैं। कैसे कहते हैं, बसंत ऋतु भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बसंत ऋतु होता है वो एक संधि का मौसम होता है, दो ऋतुओं को जोड़ने वाला। वैसे किशोरावस्था भी दो अवस्थाओं को जोड़ने वाला मौसम होता है। ये बहुत सुहानी अवस्था होती है, क्योंकि ऐसी अवस्था में बच्चों का प्रेम संवेग भी प्रदर्शित होता है, ठीक है। अगला है स्वर्णकाल, इसको हम गोल्डन एज, गोल्डन पीरियड या स्वर्ण काल भी कहते हैं। स्वर्ण काल या गोल्डन एज, ठीक है, इसको हम स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बालक को परिपक्वता की ओर ले जाती है। क्या कहती है, टू बी मैच्योर, मैच्योरिटी की ओर ले जाती है। ये किशोरावस्था क्या करती है, बालक को मैच्योरिटी की ओर ले जाती है, इसीलिए इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है द्रुत तीव्र विकास की अवस्था, तीव्र विकास की अवस्था। देखिए आपको हम बता रहे हैं, एज के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेजेस को हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक मोटा मोटा हिसाब लिए हैं कि इस एज में बच्चों के अंदर ये विकास हो जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि उतने साल के बच्चों में वो विकास हो जाता है, कभी कभी वो विकास धीमे गति से होते हैं, कभी कभी वो विकास और तीव्र गति से होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है ऐसे बच्चों में। इससे मनोवैज्ञानिकों ने इसको एज के अकॉर्डिंग बांट दिया कि इस एज के बच्चों में ऐसा विकास हो जाना चाहिए या ऐसा विकास होता है। तीव्र विकास की अवस्था, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, नैतिक, भाषाई हर प्रकार का विकास होता है और बहुत तीव्र गति से होता है। जैसे कि बाल्यावस्था में बालक का विकास, शैशवावस्था में बालक का बहुत तीव्र गति से हुआ था, लेकिन बाल्यावस्था में आकर के उसका विकास थोड़ा सा नॉर्मल हो गया और किशोरावस्था में पुनः उसका विकास तीव्र गति से होने लगा, ठीक है। तो हर प्रकार का विकास में तीव्र गति से होता है। अगला हम लिखेंगे अमूर्त चिंतन की अवस्था। क्या है, अमूर्त चिंतन की अवस्था। इसमें देखिए बालक अमूर्त चिंतन करता है।
अमूर्त चिंतन इसलिए करता है क्योंकि ये बालक बहुत अपने मतलब फंटेसी में खोया रहता है, ठीक है। जो चीज अमूर्त चिंतन की ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा, ऐसा करने के प्रति कैसा होगा, ठीक है, इसी को हम कहते हैं दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न की अवस्था, क्योंकि इसी अवस्था में, किशोरावस्था में, ये बालक क्या करता है, दिवा स्वप्न देखता है, ठीक है, स्वप्न में खोया रहता है। कभी कभी वो स्वप्न कैसा भी होता है, जैसे कि मतलब किशोरावस्था में ही चाहे प्रेम को लेकर के, चाहे पढ़ाई को लेकर के, चाहे किसी अन्य प्रसंग को लेकर के, वो दिवा स्वप्न की अवस्था है, वो अपने स्वप्नों में खोए रहते हैं, इसीलिए इसको अमूर्त चिंतन की अवस्था या दिवा। मान लीजिए कोई बच्चा है डॉक्टर बनना चाहता है, तो ये अपने स्वप्न में खो जाता है, जब हम डॉक्टर बनेंगे तो ऐसे लगेंगे, तो ऐसा करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। वो मान लीजिए नीट का फॉर्म अप्लाई ही करता है, अप्लाई करते समय वो अपने आप को डॉक्टर समझ लीजिए, साइंस साइड में बायोलॉजी लेके पढ़ रहा है, तभी अपने आप को डॉक्टर समझ लेता है, ठीक है। और ये सोचता है अगर हम डॉक्टर बैठेंगे, ऐसे चेयर बैठेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें उनकी फंटेसी होती है, तो दिवा स्वप्न की अवस्था इसे कहते हैं, ठीक है। अगला है दल भक्ति की अवस्था, दल भक्ति की अवस्था, ठीक है। अब आप देखिए दल भक्ति, ये समझ लीजिए नॉर्मल सी बात है, जैसे किसी को कोई सपोर्ट करता है, जैसे आप में ही है, राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई बीजेपी को सपोर्ट करता हो, कोई एसपी को सपोर्ट करता होगा, कोई बीएसपी को सपोर्ट करता होगा, कोई कांग्रेस सपोर्ट करता होगा। समटाइम वो सपोर्टर एज ए सपोर्टर वो आपस में लड़ने झगड़ने के तक पे आ जाते होंगे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी या एसपी या बीएसपी या किसी के लीडर आके आपको कुछ दे देंगे, लेकिन क्लास में ही है, दोस्तों से बातचीत करते करते बहुत आगे तक बढ़ जाती है बातचीत, मारपीट तक आ जाती है बातचीत, ठीक है। समटाइम ठीक है, दल भक्ति की अवस्था है कि जिस दल से वो बिलोंग करते हैं, जिस दल को वो सपोर्ट करता है, उसके प्रति वो बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा उसमें खोना चाहता है और उससे बहुत आगे तक बढ़ सकता है अगर उसकी कोई बुराई करे तो। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दल भक्ति की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, 10वां सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, सामाजिक स्वीकृति की अवस्था। देखिए किशोरों में ऐसा होता है कि उन्हें सामाजिक स्वीकृति मिले, ठीक है ना। बालकों में बालक ऐसा होते हैं, बालक हर जगह उनको सराहे, लेकिन किशोरों में होता है उनको ओरिजिनली सामाजिक स्वीकृति मिले, समाज के लोग से वाह वो कितना अच्छा काम किया। इस सामाजिक स्वीकृति को पाने के लिए बहुत से मेहनत का काम भी कर डालते हैं, बहुत से अच्छा काम भी कर डालते हैं कि वो सामाजिक स्वीकृति को पाना चाहते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर ये चाहता है कि हम जो है पढ़ाई में अपना परचम लहराएंगे या मोहल्ले में सबसे अच्छा काम करेंगे, तो क्या करता है उसे प्राप्त करने के लिए, सबसे ये कहलाने के लिए कि हाँ कोई भी उसका XYZ कुछ भी नाम हो तो वो बहुत अच्छा है पढ़ने में, इसके लिए रात दिन मेहनत भी करता है। मतलब उसको सामाजिक स्वीकृति पाने की तीव्र लालसा होती है, उसके लिए वो मेहनत करने, बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। प्रबल दबाव तथा तनाव की अवस्था, ये भी इसकी एक अवस्था का मेन वो है, क्योंकि इसमें लोगों को दबाव रहता है, उनके पास सिर्फ इतने ही एज है। कभी कभी पेरेंट्स जो है अपने अकॉर्डिंग, अपने फैमिली बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग उनको दे देते हैं कि इतने साल है तुम्हारे, इतने साल में जो करना हो कर लो, कंपटीशन तैयारी जैसे भी है, तो वो क्या है, ये एकदम प्रेशर की अवस्था हो जाती है। उनको ये सॉलिड समय मिलता है, उस सॉलिड समय में कुछ ना कुछ करना होता है, और तनाव अपने फ्यूचर को लेकर के पता नहीं वो जो वो कर रहे हैं वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसलिए किसे कहते हैं, ये तनाव और दबाव की अवस्था होती है, ठीक है। फिर ये क्या है, इसके अलावा ये तूफान की अवस्था होती है। इसके अलावा ये इसे कैसे कहते हैं, संघर्ष और तूफान की अवस्था, तूफान की अवस्था। जैसे कोई भी बच्चा अपने विषय का चयन कर रहा है, किसी ने कहा कि ये विषय आपका सही है, इस विषय को लेकर के इस विषय की ज्यादा मतलब वैल्यू है, उस विषय की ज्यादा वैल्यू है, तो क्या करता है वो उसके लिए क्या करता है, पहले तो स्ट्रगल होता है लाइफ को लेकर के, ऊपर से लोगों को मिसगाइड करते हैं या गाइडेंस अच्छा नहीं मिल पाता है, तो उसको क्या कहता है, तूफान भी उसके अंदर चलता रहता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, आत्म स्वीकृत की अवस्था,
स्वीकृत की अवस्था। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए बहुत से कार्य करता है, बहुत सी मेहनत वाले काम करता है कि अपने आप को बेटर दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, उथल पुथल की अवस्था, उथल पुथल की अवस्था। ये जो आपका एडोलसेंस पीरियड है, इसमें आपको बहुत सारी फैंटेसी चलती थी, बहुत आपके मन में उथल पुथल रहती है, कभी आपके सब कुछ आपके फ्यूचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि तो भविष्य का भय रहता है। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए शादी ब्याह होने वाला हो, तुम्हारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, लाइफ पार्टनर सही होगा नहीं होगा, हमारी लाइफ कैसे चलेगी, और फिर दूसरी चीज ये है हमको जॉब कैसे मिलेगी, हम अच्छा स्टेबल कर पाएंगे, स्टेब्लिश हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, अच्छे अपने फैमिली को चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, बहुत सारी उथल पुथल उसके शरीर में, उसके दिमाग में रहती है। ठीक है ना, इसी को हम एक बहुत महत्वपूर्ण है संक्रमण काल, संक्रमण काल कहते हैं। संक्रमण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि दो काल को ये जोड़ता है, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का काल होता है, जिसको संक्रमण काल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? टीन एज। क्यों? क्योंकि 13 से लेकर के 19 तक की एज होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? टीन एज। और इसीलिए इस साल के बच्चों को कहते हैं टीनेजर्स। ठीक है, ये है। और इसी को हम कहते हैं टीनेज। क्यों टीनेज कहते हैं? क्योंकि 13 से 19 तक की एज होती है इसमें, क्योंकि असम में आगे टीन लिखा है। और इसी को हम कहते हैं एज ऑफ ब्यूटी। क्यों? क्योंकि किशोरों में बहुत से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, लड़कियों में अलग परिवर्तन है। लड़कियां जो है वो अपने मान लीजिए स्त्रीत्व को प्राप्त करती हैं, जो लड़के होते हैं वो पुरुषत्व को प्राप्त करते हैं। जो लड़के होते हैं पुरुषों की तरह दिखने लगते हैं, जो लड़कियां होती हैं स्त्रियों की तरह दिखने लगती हैं। तो स्त्रियों कैसी होती हैं, कैसे दिखती हैं, और फिर इस एज की लड़कियां हो या लड़के हो, अपने आप को सुंदर दिखने के लिए बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, सुंदरता दिखाने प्रयास करते हैं। और जो इसमें शारीरिक एज में जो भी परिवर्तन होता है, जो शारीरिक परिवर्तन होता है, उसके कारण वो बहुत खूबसूरत दिखते भी हैं, क्योंकि वो उनकी स्किन ऑटोमेटिक ग्लो करती है। तो इसलिए क्या कहते हैं? इसे एज ऑफ ब्यूटी कहते हैं। ठीक है, टीनेजर्स, इसीलिए एज ऑफ टीनेजर्स को एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आपको किशोरावस्था की विशेषताएं बताएंगे। ठीक है, किशोरावस्था में सबसे ज्यादा बालक को अपने भविष्य का भय रहता है, उसको तनाव रहता है, उसके मस्तिष्क में हमेशा तूफान चलता रहता है, और उसे कुछ तूफानी करने की इच्छा भी जागृत होती रहती है, ताकि समाज उनको सैल्यूट करे, समाज उसको एक्सेप्ट करे, उनको स्वीकृति प्रदान करे। इसलिए ऐसे बहुत सारे काम कर देते हैं, खतरों से खेलने का काम भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसीलिए और वो अपने संतुष्टि के बिंदु तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और इसीलिए उसी का प्रयास को, उनका प्रयास सफल होगा नहीं सफल होगा, इसी बात उथल पुथल उनके मन में हमेशा चलती रहती है। ठीक है, अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विशेषताएं। देखिए, किशोरावस्था में सबसे पहले हम बता रहे हैं किशोर पुरुषत्व तथा किशोरी स्त्रीत्व को प्राप्त करती हैं। अब ये जान लीजिए पुरुषत्व क्या है। टीन एज में लड़कों में क्या होता है? लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, उनके कंधों का चौड़ा होना, उनकी लंबाई का स्त्रियों की अपेक्षा लंबा होना, और उनका तो ये सारी चेंजेस उनके अंदर आते हैं। लड़कियों में उनका निखरना, या फिर उनकी आवाज का पतला होना, या फिर उनके कूल्हों पे, या फिर उनके शरीर का विकास होना, ये सारी चीजें स्त्रियों में या किशोरियों में होती है। तो कह रहे हैं पुरुष जो लड़का होता है पुरुष की तरह दिखता है, जो लड़की होती है वो किशोरियों की तरह दिखती है, इसीलिए कहा जाता है किशोर पुरुषत्व और स्त्री मातृत्व को प्राप्त करती हैं। ठीक है ना, इसमें शारीरिक विकास में तीव्र गति देखने को मिलती है, जिसके फलस्वरूप ही
किशोर पुरुषत्व और किशोरी मातृत्व को प्राप्त करती हैं, ठीक है ना। और मानसिक विकास में तीव्र गति, इसमें इस एज में मानसिक विकास में भी मानसिक शक्तियों का भी तीव्र विकास होता है, ठीक है। मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है, या फिर कह सकते हैं मानसिक शक्तियों का तीव्र विकास होता है, जैसे चिंतन, कल्पना, मनन। मैंने कहा ना, बच्चे क्या करते हैं, इससे बच्चे चिंतन करते हैं, वो कॉन्सेप्ट पे जाते हैं और वो हमेशा एज्यूम करते हैं, वो कल्पना पे जाते हैं। चिंतन, मनन, ये सब इस एज की खास विशेषता है, ठीक है। संवेगों की प्रबलता देखने को मिलती है। क्या मिलती है? संवेगों की प्रबलता देखने को मिलती है। मैंने आपसे क्या कहा, संवेग इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि, और सबसे ज्यादा जो है घृणा का संवेग, घृणा है और क्रोध है और प्रेम है, ये सारे संवेग बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं। जैसे कि वो इसी एज में है, अपनी फ्रेंडशिप, अपोजिट जेंडर से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए उससे फ्रेंडशिप नहीं कर पाते हैं तो ये जेलसी, कोई और किसी और से फ्रेंडशिप है तो उसमें जेलसी भी आ जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी संवेगों में प्रबलता देखने को इस एज में मिलती है, ठीक है ना। और असंभव लगने वाला कार्य, असंभव लगने वाला कार्य करने की क्षमता, आप देखिए दो दोस्त आपस में बेट लगाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए दो लड़कियां हम बेट लगाते, चलो ऐसा काम हम कर सकते हैं, ठीक है, हम पहले कर सकते हैं, तो ये क्या है, आपस में असंभव होने वाला काम भी करने की क्षमता रखते हैं। तो चलो कि आपस में बेट लगाते हैं, बेट को जीतने का प्रयास करते हैं, ठीक है। वो बेट कैसी भी हो सकती है, नॉर्मल से होकर के, नॉर्मल से मैंने मिनिमम से मैक्सिमम तक जा सकती है, ठीक है। चाहे वो जिस मैटर की हो, आप लोग सब युवा है, खुद ही समझ रहे होंगे, ठीक है। तो क्या है, असंभव लगने वाला कार्य करने की भी इच्छा वो लोग रखते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, मन तथा मस्तिष्क का चंचल होना। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बताया फ्रेंडशिप आपकी समलिंगी तो होती ही होती है, विषमलिंगी दोस्ती भी इस एज में बहुत ज्यादा होती है, और वो दोस्ती दोनों तरीके से प्रगाढ़ होती है, चाहे समलिंगी हो चाहे विषमलिंगी हो। इसीलिए विषमलिंगी होने के कारण आप देखिए बिना बताए या जबरदस्ती या फिर पेरेंट्स की परमिशन के बिना शादी वगैरह भी इस एज में लोग कर डालते हैं, ठीक है। ये भी किशोरावस्था की एक बहुत बहुत बड़ी विशेषता है, ठीक है ना, ठीक है। और अगला देखिए, इसमें रुचियों में भी परिवर्तन होने लगता है। इस एज में क्या होता है, इसमें क्या होता है, रुचियों में परिवर्तन, रुचियों में परिवर्तन। इस एज में क्या होता है, बालकों की रुचियों में, जैसे प्रारंभ में रुचियां स्थायी होती हैं लेकिन बाद में रुचियों में परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, बचपन में वो आपका सिर्फ एक फ्रेंड है, जैसे किसी लड़के का कोई लड़की ही दोस्त है, केवल सिर्फ एक दोस्त है, या फिर और एक आपस में ठीक है सेटलमेंट नहीं भी होता है, आपस में लड़ाई भी होती रहती है, लेकिन बाद में क्या होता है, वो उसी से बहुत ज्यादा मित्रता हो जाती है, ठीक है, आंतरिक मित्रता हो जाती है। तो ये क्या है, रुचियों परिवर्तन, या फिर जो चीज आपको शुरुआत में नहीं पसंद आती है बाद में आपको पसंद आने लगती है, या फिर शुरुआत में चीज बहुत पसंद आती है बाद में नहीं पसंद आती है। तो क्या है, रुचियों में भी परिवर्तन इस एज में देखने को मिलता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि दिवा स्वप्न या तरंग, दिवा स्वप्न या दिवा तरंग, मैंने आपको बताया इस एज के बच्चे क्या करते हैं, दिवा स्वप्न देखने लगते हैं। दिवा स्वप्न और उसके किसी भी फ्यूचर में किसी भी चीज को लेकर के है,
जैसे लड़कियां हैं अपने शादी ब्याह को लेके सपना देखने लगती हैं, ठीक है, या लड़के हैं वो भी जैसे जो उसे पसंद है उसके साथ शादी ब्याह होने का सपना देखने लगते हैं, या फिर जो व्यवसाय उनको पसंद है उस व्यवसाय में जाने का सपना देखने लगते हैं। तो फिर ये क्या है, दिवा स्वप्न भी इसमें बहुत बड़ी विशेषता है इस उसकी, ठीक है। 9वां, मैंने आपको इतनी देर से ही बताया कि इस अवस्था में विषम लिंगी आकर्षण होता है, विषम लिंगी आकर्षण होता है कि कोई महिला है वो पुरुष के प्रति आकर्षित होती है, कोई पुरुष है वो महिला के, किशोर किशोरी के, किशोरी किशोर के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। ये भी आपके किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। आगे नेतृत्व की भावना, 10वां है नेतृत्व की भावना। इसमें बालक क्या करता है, इसमें बालक अपने आप को मतलब लीड रोल लेने के लिए, जैसे मान लीजिए आप कोई गेम वगैरह है तो उसमें मैं कैप्टन बनूंगा, ठीक है, हर एक बालक कैप्टन बनने की विशेषता रखता है, या फिर क्लास का मॉनिटर बनने के लिए सोचता है, हाई स्कूल इंटर का बालक क्लास का मॉनिटर, या अपने दोस्तों की जो टोली है उस टोली में भी नेतृत्व करने की भावना रखता है। तो क्या है, उसके अंदर नेतृत्व बनने की भावना, नेता बनने की इच्छा भी उसके अंदर रहती है, ठीक है ना। और अगला स्वतंत्रता की भावना, स्वतंत्रता की भावना। इस एज में बच्चा माता पिता की बात को मानने से, जैसे बहुत ज्यादा बात को मानने से इनकार करता है, जैसे रात में ना जाओ, दोस्तों के साथ ना खेलो, तो वो क्या करता है अपनी जो दोस्ती, क्योंकि मित्रता बहुत स्थायी होती है, मैंने आपको बताया कि जय वीरू जैसी मित्रता होती है, अपने दोस्तों के लिए जान दे देने या किसी की जान ले लेने वाली क्षमता होती है। तो क्या है, अपने दोस्तों के साथ बाहर आना जाना, टूर पे आना जाना, मतलब स्वतंत्रता की भावना रहती है। मम्मी पापा बस कहिए ना कुछ बस, और अगर मम्मी पापा कुछ कह देते हैं तो वो व्यवहारिक परिवर्तन संवेगात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाता है। कभी उसको मानने का प्रयास करते हैं, कभी उसको मानने का प्रयास नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें त्याग है, बलिदान है, परोपकार है, सेवा है, सहयोग है, मित्रता है, ये सब देखने को मिलती है, ठीक है। त्याग, बलिदान, परोपकार, सेवा, मित्रता, ठीक है। मित्रता मतलब मैंने आपको बताया जय वीरू दोस्ती। सेवा मतलब जैसे किसी असहाय की सेवा करना भी इस एज की बहुत प्रमुख विशेषता है। परोपकार, किसी कोई कष्ट में है, कोई दिक्कत में उसका उपकार करना भी, उसका मतलब हेल्प भी करते हैं। बलिदान, अपने दोस्तों के लिए जैसे कोई चीज कुर्बान कर देने वाली चीजें होती हैं, ठीक है ना। बलिदान, त्याग, वो वही चीज है, त्याग और बलिदान बोथ आर सेम, कि आपके दोस्त के लिए कोई चीज आप कहें, या फिर घर में भी ऐसा सीरीज एक है और लेने वाले 2 हैं, छोटा भाई वो है, तो ठीक है, नहीं मेरे छोटे भाई को दे दो, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें भी उसमें देखने को मिलती हैं। अगला है जनन अंगों का विकास। इस एज में मैंने आपको बताया था कि जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था में जो इसमें जनन अंगों का बहुत अच्छे से विकास होता है, ये भी इस अवस्था के मैच्योर होते हैं, ये भी इस अवस्था की मेन है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि का सक्रिय होना, ठीक है ना। जो थायराइड ग्रंथि है वो आपके वोकल कैविटी के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि जो लड़कों का आवाज, किशोर का आवाज का भारी होना, किशोर के आवाज का भारी होना और किशोरी के आवाज का मधुर और पतला होना, किशोरी की आवाज का मधुर और पतला होना, ये क्या है, ये थायराइड ग्रंथि के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। और थायराइड ग्रंथि किशोरावस्था में बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, ठीक है। और इसमें जो मस्तिष्क का भार होता है, मस्तिष्क का भार इस वजह से 1250 से 1450 cc तक हो जाता है, ठीक है ना। 1250 से 1450 cc तक हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किशोरावस्था में गार्जियनशिप की बहुत ज्यादा, गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। किशोरों को निर्देशन देने की, गाइडेंस की
या फिर उन्हें परामर्श देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर एक सही गाइडेंस दिया जाए तो किशोर सही दिशा में प्रगति करेंगे, और गलत गाइडेंस पे किशोर गलत दिशा में प्रगति कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है, ऐसा स्टैनले हॉल ने कहा था। अगर किशोरों को ठीक से प्रॉपर गाइडेंस ना मिले तो उनका फ्यूचर खराब भी हो सकता है, और वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको भविष्य में बहुत कुछ करना होता है, उनके बहुत सारे गोल्स होते हैं, उनके बहुत से बच्चे अपने आइडियल्स बहुत लोग को बना लेते हैं, कोई महात्मा गांधी, कोई मतलब बहुत सारे उनके अपने आइडियल्स होते हैं, जिस आइडियल के नक्शे कदम पे चल के वो अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, हम अब पढ़ेंगे शारीरिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में सबसे पहले हम आपको बताते हैं शैशवावस्था। एक बार कंपेयर कर लेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा। बाल्यावस्था, दूसरा आपका है किशोरावस्था। अगर आप ध्यान दीजिए तो जो हड्डियां हैं, हमने आपको बताया था शैशवावस्था में ये 270 या 280 होती है, बाल्यावस्था में यही 350 होती है, किशोरावस्था में यही 206 होती है। क्योंकि ये हड्डी कोमल होने की वजह से हड्डियां निकलती हैं, और ये कई सारी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। इस टर्म को हम क्या कहते हैं? अस्थिकर। दो हड्डियों का जुड़ना या दो हड्डियों का मिलना क्या होता है? अस्थिकर। उसके कारण ये 206 बन जाती है। ठीक है, और अगर हम दांत की बात करें, दांत की तो जब बच्चा पैदा होता है शैशवावस्था में, जन्म के समय उसके 0 दांत होते हैं, मतलब कोई दांत नहीं होता है। फिर लगभग 6 महीने में उसको 1 दांत निकलते हैं। ठीक है, और शैशवावस्था के अंत तक उसके पास 16 दांत दूध वाले आ जाते हैं। ठीक है ना, जब बाल्यावस्था में पहुंचता है तो दूध वाले दांत वो गिरने शुरू होते हैं, और 15 दांत स्थायी उसके शरीर में आ जाते हैं, मुंह में आ जाते हैं। जब ये किशोरावस्था में होता है 28 से 30 दांत, वो अलग अलग वृद्धि के स्वरूप, अलग विभिन्नताओं के स्वरूप होता है। 28 से 30 दांत आते हैं, वो भी स्थायी वाले होते हैं। इसी में प्रज्ञादंत को आप अग्रडाढ़ भी कहते हैं। इसके अंत तक अग्रडाढ़ भी आ जाते हैं, किसी बच्चों में आते हैं, किसी में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे लंबाई की। देखिए, जब शैशवावस्था का आरंभ होता है तो लंबाई आपकी 51 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसके अंत होने तक लंबाई 108 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, और बाल्यावस्था के आरंभ में आपको मैंने बताया 108 सेंटीमीटर लंबाई होती है। ठीक है, और इसके अंत तक 138 से 139 सेंटीमीटर तक हो जाती है, क्योंकि बाल्यावस्था तक लड़कियां ज्यादा ग्रोथ करती हैं लड़कों की अपेक्षा। यही जब आप किशोरावस्था में जाते हैं, आरंभ में तो वही रहती है 138 या 139, लेकिन अंत तक जाती है किशोर की 161.8 और किशोरी की 151.6। क्योंकि मैंने आपको बताया ये है आपका बॉय और ये है आपका मेल फीमेल, मान लीजिए ये है आपका मेल और ये है आपका फीमेल। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे बताया कि सबसे ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन यहाँ होता है, या उसके बाद क्रांतिकारी परिवर्तन यहाँ होता है। यहाँ देखिए 138 से 161 या 151, और यहाँ पे 108 से 138। ठीक है, यहाँ पे बच्चा शुरुआत में 51 रहता है तो 108 तक बन जाता है, और फिर 108 से 138 यहाँ पे देखें, यहाँ पे तीव्र विकास होता है, और यहाँ पे नॉर्मल होता है, यहाँ पे अत्यधिक तीव्र होता है। यहाँ पे जो है बाल्यावस्था में लड़कियां लड़कों से ज्यादा ग्रोथ करती हैं, लेकिन किशोरावस्था में आकर के लड़कियों की ग्रोथ लड़कों की अपेक्षा लंबाई वगैरह कम हो जाती है। ठीक है, अगला है हृदय की धड़कन। ठीक है, हृदय की धड़कन, मान लीजिए हृदय की धड़कन जब शैशवावस्था में रहते हैं तो 140 पर मिनट होती है। ठीक है, और यही बाल्यावस्था में 80 से 100 पर मिनट, और किशोरावस्था में 72 पर मिनट। ठीक है, ये इनकी हृदय की धड़कन होती है। ठीक है, इसे मैंने आपको बताया ही था। मानसिक विकास 1 से लेकर 3 तक की अवस्था में 50%, फिर 3 से लेकर 6 तक की अवस्था में 40%, यानी कि टोटल क्या होता है? 90% विकास मस्तिष्क का हो जाता है। मस्तिष्क का टोटल 90% विकास हो जाता है। यही यहाँ से लेकर यहाँ तक बाकी का 10% विकास होता है, जिसे हम टोटल कह देते हैं 100% विकास 16 साल की उम्र तक। तो 16 साल की उम्र तक 100% विकास हो जाता है, ऐसा प्रो एंड प्रो ने कहा था।
वाटसन ने कहा था, क्रो ने कहा था कि 16 साल की उम्र तक बच्चों का मस्तिष्क का 100% विकास हो जाता है, और वाटसन ने कहा था 18 साल की उम्र तक मस्तिष्क का विकास 100% हो जाता है। इसलिए हम मस्तिष्क का विकास का टोटल 16 से लेकर 18 साल हम एवरेजेज मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आज हम गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था पढ़ लिए। और पौधावस्था मैच्योर होना है, क्योंकि पौधावस्था वृद्धि की अवस्था नहीं है, विकास की अवस्था नहीं। विकास तो फिर जीवन पर्यंत चलता रहता है। पौधा के बाद 60 साल के बाद वृद्धावस्था आ जाती है, विकास तब भी चलता रहता है, किसी ना किसी क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में, पर्टिकुलर स्किल्स में। ठीक है, डेवलपमेंट चलता ही रहता है। ठीक है, यहाँ के सारे विकास को हम पढ़े। कल हम इसके आपका सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, पढ़ाई करिए, खुश रहिए। धन्यवाद।